कल उन लोगों ने बात की थी इसके कुछ की टर्म्स की, जैसे हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, स्केलेबिलिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, एजिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। एजिलिटी बताओ क्या होती है एजिलिटी? सर क्विक रिस्पॉन्स, जब भी हम किसी इन क्लाउड में जब हम किसी सर्विस को लेते हैं तो वो कितनी जल्दी हमें रिस्पॉन्स करता है। राइट। फॉल्ट टॉलरेंस और डिजास्टर रिकवरी में डिफरेंस क्या है? सर डिजास्टर रिकवरी ये है कि हमारा अगर एक साइड ही पूरा डाउन हो गया है तो हमारा दूसरे साइड को हम किस तरह से मतलब फटाफट उसका बैकअप्स वगैरह और मतलब उसको चला सकते हैं, उसको डिजास्टर रिकवरी कहते हैं। और फॉल्ट टॉलरेंस में है कि एक सर्वर हमारा चल रहा है और वो डाउन हो गया और हमारे पास स्टैंड बाय में दो या दो से ज्यादा सर्वर्स हैं, तो वो विदिन हम्म, सेकंड्स में जो चल जाता है उसको फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, फेल ओवर और फेल बैक। इसमें डिफरेंस पता है? यस सर। फेल ओवर और फेल बैक। सर फेल ओवर, फेल बैक का नहीं पता सर, फेल ओवर तो पढ़ा था मैंने। देखो, जब फॉल्ट टॉलरेंस होता है किसी भी कंपनी में, जब सर्वर लगाए जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या है, अपने सर्वर्स को फॉल्ट टॉलरेंस पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे मान के चलते हैं, दो सर्वर लगा रखे हैं हमने, एक सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्वर क्या होगा, तुरंत ही क्या है, उसकी जगह ले लेगा, यस सर। यानी कि स्विच कर जाएगा दूसरे सर्वर पे। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो डाउन हो गया, इस चीज को, इसको कहते हैं क्या, फेल ओवर। और फेल बैक का मतलब होता है कि इमीडिएटली आपने अगर रिकवरी कर ली, जी। जैसे कि मान के चलते हैं एक सर्वर डाउन हो गया है और आपने 5 या 10 मिनट में रिकवरी कर ली, दैट इज द फेल बैक, उसे बोलते हैं फेल बैक, और वापस से उसी सर्वर पे स्विच हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? जो बाकी के सर्वर है वो स्टैंड बाई पे रहेंगे। ठीक है, ठीक। यस सर। जैसे फेल ओवर होता है यानी कि डाउन होता है, डाउन टाइम होने को बोलते हैं फेल ओवर हो जाना, फेल हो ठीक है। जाना, फेल ओवर वही होता है। और फेल बैक का मतलब है आपने रिकवरी कर ली, आपके सर्वर वापस आ गए हैं, रिकवर फ्रॉम द फेलियर इज कॉल्ड द फेल बैक। ठीक है, ओके। तो वो फॉल्ट टॉलरेंस में ही होता है हमेशा। ठीक है, यस सर। प्रिडिक्ट द कॉस्ट कंसिडरेशन। सर ये हमारा जो है जो हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो हर सेकंड से लेके हमारा एक पर्टिकुलर वीक पे वो क्लाउड प्रोवाइडर है जो अज्यूम करता है, फिर हमें इसी बिहार पे वो हमें पूरा मंथ का कॉस्ट बताता है। हमारी सीपीयू हम्म, से रिलेटेड हो चाहे हमारे अपलोडिंग हो चाहे डाउनलोडिंग हो, इससे रिलेटेड। राइट। कैपेक्स ओपेक्स में तो कोई डिफरेंस तो नहीं समझ में आया? नहीं, नहीं सर समझ गया था। आ गया ना? ठीक है। अब क्लाउड मॉडल्स की बात करेंगे। देखो, तीन तरह के क्लाउड होते हैं जनरली। जनरली क्या होता है, देखो, क्लाउड का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अलग अलग ब्रांचेज है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर रही है, आपके जो कस्टमर हैं, ठीक है, जी सर। वो भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज भी कनेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो, कंपनी का अगर खुद का डेटा सेंटर है और वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रही है उसको, तो वो प्राइवेट क्लाउड कहलाएगा। ठीक ठीक है है, सर। देखो, प्राइवेट, सबसे पहले प्राइवेट क्लाउड को ही समझते हैं। देखो, प्राइवेट क्लाउड ओन एंड ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस दैट यूजेस द क्लाउड रिसोर्सेज। क्लाउड की जो भी रिसोर्सेज है वो खुद के लिए यूज कर रही है। ठीक है, तो उसने डेटा सेंटर बना रखा है, उसमें जो हार्डवेयर लगा रखा है, ये सर्वर लगा रखे हैं, जो भी चीज़ें उसमें लगा रखी हैं, स्टोरेज, नेटवर्किंग, जो भी है, वो सब क्या है, उसके एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, या हमारी जो ब्रांच ऑफिसेज है वो भी यूज कर रही है। ठीक है, लेकिन वो सारे रिसोर्सेज को हम लोग ही यूज करेंगे, उसको सेल नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ए क्लाउड इन्वायरमेंट इन दियर डेटा सेंटर, अपने डेटा सेंटर में एक क्लाउड इन्वायरमेंट बना रहा है,
तो उसके लिए क्या है, एक सेल्फ सर्विस पोर्टल यूज करते हैं वो, जिसके थ्रू आप क्लाउड सर्विस को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ सर्विस एक्सेस टू कंप्यूट द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू द यूजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर हम लोग उसको यूज करेंगे, किसी और के लिए नहीं देंगे उसको। ऑर्गेनाइजेशन ही खुद रेस्पॉन्सिबल होगा उसकी सर्विसेज और मेंटेनेंस के लिए, राइट। ये तो हो गया प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। करेंगे पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड में क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि जो पब्लिक क्लाउड होता है वो कोई भी कंपनी जो है चला सकती है। देखो, पब्लिक क्लाउड को लार्ज स्केल पे चलाना पड़ता है। इसको ऐसे नहीं कि भाई आपने एक डेटा सेंटर खोल तो लिया, ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हो, पूरे दुनिया में उसी को एक्सेस दे रहे हो, उसी डेटा सेंटर से एक्सेस दे रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपके जैसे यूजर्स बढ़ेंगे, वहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज होंगे वो ओवरबर्डन हो जाएंगे, ठीक है, और आप क्या है उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। तो जब डिमांड को पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर वो पब्लिक क्लाउड की कैटेगरी में नहीं हो सकता। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पहली चीज की लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। तो एक डेटा सेंटर नहीं, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें जगह जगह आप क्या है अलग अलग लोकेशन पे डेटा सेंटर खोलोगे, तो यानी कि ग्लोबल रीच होना चाहिए, पहली चीज तो पब्लिक क्लाउड में ये है। दूसरी चीज क्या है कि इसकी ओनरशिप जो है किसके हाथ में होगी, जो क्लाउड प्रोवाइडर है वही सारी चीजें देखेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसने क्या है कि कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को दे दी चलाने के लिए, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या सोचेंगी आउटसोर्स कर देगा जी वो चीज, वो नहीं होगा इसमें। पब्लिक क्लाउड में क्या है कि टोटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑपरेट जो भी कर रहा है वो क्लाउड प्रोवाइडर खुद से करेगा, और खुद के एम्प्लॉयज ही वहां पे होंगे। जैसे मान के चलते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ही अगर एज्यूर के डेटा सेंटर खुले हुए हैं, तो क्या वो थर्ड पार्टी पे दिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसी के एम्प्लॉयज हायर हो रहे हैं वहां पे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो किसी और के हाथ में उसको नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो उसका स्टोरेज है, जो भी वहां पे सर्वर लग रहे हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो उसके खुद के रिसोर्सेज हैं, और उसके अगर वो थर्ड पार्टी के ऊपर दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मतलब जो जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो एज्योर अपनी सर्विस खुद चला रहा है अपने एंड से, खुद चला रहा है वो। जैसे अपने। नॉर्मली क्या होता है कि आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई बाकी जगह के वो हायर करके, ठीक है, या बाकी उसको दे देते हैं थर्ड पार्टी को। जैसे किसी टीसीएस को दे दिया या किसी और को दे दिया कि भाई आप चलाओ हमारा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। यही डिफरेंस है कि भाई जो जितनी भी कंपनीज है वो उसके ऊपर बिलीव कर रही है, एज्योर के ऊपर, वो इसीलिए कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी में जाते ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। AWS भी सेम कर रही है या सिर्फ एज्योर एज्योर कर रही है? AWS एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है इंडिया में। अच्छा। AWS इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि देखो क्या है ना, वो खुद वहां पे हायरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, अभी वो इतना स्केल पे नहीं हुआ है AWS। दूसरा क्या, कॉस्टली है, हाँ, कॉस्टली तो क्योंकि आप अगर उसके सर्वर वगैरह हुए तो आप कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और कंपनीज इतनी ज्यादा जो है पैसा नहीं लगा सकती, ठीक है, कि उनकी सर्विसेज को 24/7 ले सके। भाई कोई भी कंपनी अगर कंपनी चलाएगी तो वो 8-10 साल के लिए कम से कम जो है सोचेगी कि हाँ मैं चलाऊं इसको, कम से कम। अब ऐसा तो नहीं कि 1 साल के लिए ले लिया और फिर काम किया, ऐसा नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म की सोच के ही चलता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में क्या है कि खर्चा हमें देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में हमें सस्ता पड़े। दूसरी चीज होती है पब्लिक क्लाउड में, जो एंड यूजर होते हैं मल्टीपल होते हैं और फिक्स नहीं होते, कहीं से भी जो है आपके एंड यूजर आ सकते हैं, और कहीं से भी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने सर्वर वहां पे रखेंगे, ठीक है, उनको डेवलप करेंगे। कंट्रोल जो है वो एंड यूजर के हाथ में रहेगा, लेकिन जो उनको चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो क्लाउड प्रोवाइडर ही है, ठीक है। पब्लिकली वो एक्सेस होगा कहीं पे भी, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। अवेलेबिलिटी भी 24/7 रहेगी, ठीक है। किसी भी क्लाउड डिप्लॉयमेंट में अवेलेबिलिटी सबसे हाईएस्ट रहती है, यानी कि 24/7 रहेगी। मतलब एक
सेकंड भी वो डाउन नहीं जाएगा। ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए अगर हम बात करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रही है वो इंटरनेट के थ्रू यूज करेगी, वेब ब्राउजर के थ्रू यूज करेगी। ठीक है। और उसी के थ्रू क्या है, वो सभी जगह उसको मतलब मल्टीपल लॉगिन भी कर सकते हैं आप। ठीक है। और उसके लिए वो अलग अलग जो है टेनेंट बना के काम कर सकती है। ठीक है। इसके लिए स्किल्स की अगर बात करें तो डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप टेक्निकल नॉलेज चाहिए इनके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। ठीक है। ये सब क्लाउड, पब्लिक क्लाउड के फीचर है। ठीक है। आपने सर टेनेंट बोला ना, वो क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मल्टीपल अलग अलग क्या है वो चीजें हैंडल कर रही है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग, जैसे मैंने कहा कि भाई एक वेबसाइट बना लेते हैं। अब क्या है कि एक कंपनी क्या एक वेबसाइट चला रही है, मान के चलते हैं कुछ सेल कर रही है वो। ठीक है। अब उसके प्रोडक्ट 500 प्रोडक्ट है। 500 प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही वेबसाइट से सेल नहीं कर सकती वो। तो उसके लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग वेबसाइट्स बनानी पड़ेगी उसी मॉडल की। नहीं समझे भाई? कोई भी जैसा कंपनी है, मान के चलते हैं कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे टाटा को मान लीजिए। टाटा क्या अलग अलग चीज में डील कर रही है? टाटा क्या क्या बना रही है बताओ? गाड़ी बना रही है, टाटा मोटर्स हो गया। ठीक है। स्टील भी बना रही है सर। स्टील भी बना रही है, समझ रहे हो? तो अलग उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनको बोलते हैं एसकेयू। एसकेयू का मतलब होता है अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब जैसे लैपटॉप में ही 10 तरह के एसकेयू हो सकते हैं, यानी कि 10 तरह के अलग मॉडल हो सकते हैं एक ही कंपनी के लैपटॉप चलाने के लिए। तो जैसे एसर है, एसर में कोई ब्रांड है, प्रीडेटर ब्रांड है, तो प्रीडेटर के लिए अलग वेबसाइट बनाएगी वो, समझ रहे हो? एसर के अलावा कोई दूसरा है, मान के चलते हैं कोई योगा टैबलेट है या कुछ और है, ठीक है, उसके लिए अलग वो वेबसाइट बनाएगी। तो हर चीज के लिए वो अलग करती है। ऐसे आपने देखा होगा कि भाई टाटा की जो वो है, टाटा मोटर्स है, उसमें नेक्सॉन के लिए अलग चल रहा है, समझ रहे हो? टाटा नैनो के लिए अलग चल रहा है, समझ रहे हो? तो जितने भी प्रोजेक्ट इनके पास चल रहे हैं वो सब क्या है, इनके अलग अलग प्रोडक्ट है। तो उनके लिए वो अलग अलग टेनेंट कहलाते हैं, समझ रहे हो? समझ आया टेनेंट का मतलब क्या होता है? यस सर। जो इंडिपेंडेंटली किसी चीज को होल्ड करे, दैट इज कॉल्ड टेनेंट। ठीक है ना। तो टाटा मोटर्स इंडिपेंडेंटली हर चीज के लिए क्या कर रही है, अलग अलग टेनेंट बना के काम कर रही है। ठीक है ना। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब समझ गए आप? इसके अलावा देखो, पब्लिक क्लाउड को जब भी आप एक्सेस करोगे तो एक सिक्योर कनेक्शन के थ्रू करोगे। ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड है कि जिसमें आपने क्लाउड प्रोवाइडर ने क्या किया, सर्वर जितने भी आपके यहाँ लगा रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, रेंट पे दे रहा है। ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस चल रही है, उस सब्सक्रिप्शन सर्विस को यूज करके आप उसकी क्लाउड सर्विस को यूज कर सकते हो। ठीक है ना। और मल्टीपल टाइम आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है ना। एक ही आईडी पे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन चल सकते हैं आपके। ठीक है ना। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए है क्लाउड। ठीक है ना। तो ये पब्लिक क्लाउड हो गया। प्राइवेट क्लाउड सिर्फ खुद के लिए। और अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम कर दें तो उसे कहेंगे हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो है, ये क्या होता है इसमें कि भाई आपने अपना डेटा सेंटर खोल लिया, खुद का प्राइवेट क्लाउड चला लिया, लेकिन अब आप क्या चाहते हो, आप भी एक सब्सक्रिप्शन सर्विस यूज करना चाहते हो, और अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो बैकअप ऑपरेशन है, और वो जो बैकअप का टोटल जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे मान के चलते हैं 90% जो डेटा है वो आपके सर्वर पे स्टोर है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो क्रिटिकल डेटा है वो 10% है हमारा। हम 10% जो क्रिटिकल डेटा है वो क्लाउड पे रखना चाहते हैं। कौन से? पब्लिक क्लाउड पे। ठीक है ना। तो आप अपने सर्वर पे तो सारी चीजें रख रहे हो, लेकिन आपने कहा कि भी मैं सिर्फ जो बैकअप वाली चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको क्लाउड पे रखना चाहता हूँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे। तो आपने सब्सक्रिप्शन सर्विस भी ले ली और साथ में आपने सर्वर के थ्रू भी डेटा को स्टोर कर लिया। ठीक है। तो ये चीज होगी कॉम्बिनेशन। प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का क्या हो गया, ये आपस में कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड।
हाइब्रिड क्लाउड का सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑफिस 365। यूज किया कभी? यस सर। ऑफिस 365 में देखो क्या होता है कि मान के चलते हैं आपका कोई मेल सर्वर है, तो मेल सर्वर पे क्या होती है, मेल्स स्टोर होती है। ठीक है। अब आपने कहा कि भाई मेरा जो मेल सर्वर है अगर क्रैश कर जाए तो क्या करूंगा मैं, तो आपका जो भी काम है वो बंद हो जाएगा। अगर आपका एक ही सर्वर है और उसी पे स्टिक हो आप, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफिस 365 को। ऑफिस 365 हमें अलाउ करेगा कि आप ऑन प्रीमाइसेस के जितना भी यूजर्स हैं उनको माइग्रेट करके ऑफिस 365 पे रख सकते हैं। तो जो यूजर है उसका अकाउंट ऑफिस 365 पे भी बना रहेगा और हमारे ऑन प्रीमाइस सर्वर पे भी रहेगा, राइट। और जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम उसको कहीं से भी लॉगिन करा सकते हैं यूजर्स को। यूजर्स का डेटा जो स्टोर रहेगा वो क्लाउड पे स्टोर रहेगा, ठीक है ना, और हमारे पास भी स्टोर रहेगा एक बैकअप कॉपी, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया किस चीज का, हाइब्रिड का। तो इस तरह के सिनेरियो हमारे लिए जो है यूजफुल होते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है हाइब्रिड के अंदर कि आप अपना डेटा कहाँ रख सकते हो। तो आप अपना डेटा चाहे तो क्लाउड पे रख दीजिए या फिर ऑन प्रीमाइसेस पे रख दीजिए, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन हो गया ये। समझ आया? यस सर। हाइब्रिड क्लाउड में रिसोर्स लोकेशन कहाँ पे होगा? सर रिसोर्सेज तो मतलब जैसे समझा नहीं। देखो, हाइब्रिड क्लाउड के अंदर जो कोई भी रिसोर्स आपको अगर लेना है और रन करना है वो पब्लिक क्लाउड पे होगा, यस सर। ठीक है। और जो नॉन इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं वो प्राइवेट क्लाउड पे होंगी, ठीक है ना। जैसे मान के चलते हैं कि जो एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी का जो मेन जो बिजनेस चलता है, ठीक है, वो ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू चलता है, ठीक है। यस तो सर। क्या करेगी, जो ऑनलाइन सर्विसेज वाली चीजें हैं वो पब्लिक क्लाउड पे होस्ट करेगी वो। ठीक है सर। और जो नॉन इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इंटरनल जो एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें उसकी कहाँ पे रहेंगी, वो उसकी पब्लिक, वो उस पे प्राइवेट क्लाउड पे रहेंगी या ठीक उसके है। ऑन प्रीमाइसेस सर्वर पे रहेंगी, ठीक है। राइट। कोई भी डेवलपमेंट कंपनी है तो डेवलपमेंट कंपनी में क्या सर्वर लगा है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो उसमें अलग अलग तरह के टूल्स चाहिए, ठीक है। मान के चलते हैं कि कोई एम्प्लॉयज आपका काम कर रहा है और उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है अचानक से, ठीक है, तो वो अपना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपका पब्लिक क्लाउड काम आएगा। तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली उस क्लाइंट को या उस यूजर को स्विच कर देगा कहाँ पे, पब्लिक क्लाउड पे। क्लाउड सर्विसेज को यूज करके और उसको सिस्टम मिल जाएगा जिसमें पहले से ही बने बनाए रिसोर्स रहेंगे और बस उसको वहां पे कोडिंग करनी होगी, राइट। ठीक है सर। तो एक हाइब्रिड का समझ में आ गया एग्जांपल। यस सर। यस सर। जब उसको जरूरत नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि अब कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो वापस से वो क्या है, अपने पब्लिक अपनी प्राइवेट क्लाउड पे आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। और जब रिसोर्स बढ़ाने होंगे तो पब्लिक क्लाउड से ले लेगा, राइट। ठीक है सर। तो इसमें देखो दूसरी चीज होती है कॉस्ट और एफिशिएंसी। इसमें क्या है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है ना। ठीक है सर। तीसरी चीज है कि इसमें जो कंट्रोल है उसमें 90% कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा प्राइवेट क्लाउड चल रहा है, मोस्ट ऑफ द सर्वर हमारे पास है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है, ठीक है। और जो पब्लिक क्लाउड का जो कंट्रोल होगा वो मैनेजमेंट वाले बंदे के पास रहेगा, बाकी जो कंट्रोल रहेगा वो हमारे जो लोकल बंदे होंगे उनके पास रहेगा, ठीक है। ठीक। इसके बाद अगर स्किल्स की बात करें तो जो हाइब्रिड क्लाउड है उसके लिए आपको दोनों तरह की स्किल्स चाहिए, यानी कि नॉर्मल ऑन प्रीमाइज सर्वर पे कैसे काम होता है यस और सर। पब्लिक क्लाउड पे कैसे काम होता है, तो दोनों को सीखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किल्स चाहिए वो ज्यादा चाहिए, ठीक है ना।
मोटा मोटा अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, पब्लिक क्लाउड में कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होगी, नो कैपेक्स, कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होगी। यू हैव नथिंग टू बाय ए न्यू सर्वर फॉर स्केलिंग। आपको किसी भी चीज को स्केल करना है तो नए सर्वर को बाय करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या है पब्लिक क्लाउड से सर्वर ले सकते हो। ठीक है, यस सर। एजिलिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो क्विकली एक्सेस हो जाएंगे आपके। किसी चीज को प्रोविजन करना है तो रिसोर्स को एलोकेट कर देंगे, अगर जरूरत नहीं है तो डी एलोकेट कर देंगे। यानी कि एज पर योर रिक्वायरमेंट जो चीजें हैं वो आपके हाथ में है। ठीक है, और ये कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है। ठीक है, जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ही आप पे करोगे। ठीक है, और इसमें ओपेक्स की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो है ओपेक्स मॉडल पे चलेगा, कैपेक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड में सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, सिक्योरिटी का जो भी कंट्रोल होगा वो भी हमारे हाथ में होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम ही रेस्पॉन्सिबल होंगे एवरीथिंग, किसी भी चीज के लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल है। इसमें कैपेक्स होगा ना सर प्राइवेट क्लाउड में? प्राइवेट क्लाउड में कैपेक्स होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो, हाँ स्टार्टिंग में तो आपको चाहिए ना, यस सर। भाई बिजनेस रन करना है तो चाहिए, कैपिटल चाहिए। इसमें कंजम्पशन बेस्ड मॉडल नहीं है ये, यस सर। ये खुद के लिए ना, तो इसमें अपफ्रंट कॉस्ट होगी, हार्डवेयर की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, अपफ्रंट कॉस्ट देनी पड़ेगी, हार्डवेयर परचेज करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस करना पड़ेगा आपको। यस सर। ठीक है ना, एजिलिटी इसमें कम होती है, इट इज नॉट एजाइल एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना पड़ता है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, मेंटेनेंस हाई होता है, स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन हाउस एम्प्लॉयज है, उनको सबको स्किल्स देनी पड़ेगी आपको। यस सर। ठीक है, हाइब्रिड में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों चीज यूज करेंगे यहाँ पे, यस सर। तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम जो है मतलब हमें रेशियो रखना पड़ेगा कि भी कितनी क्लाउड सर्विस आपको लेनी है, तो उसका एक रेशियो निकालना पड़ेगा आपको कि भी 30% ले, 20% ले। ठीक है, तो वो मतलब वो इमरजेंसी के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो बताइए तीनों मॉडल में सबसे अच्छा कौन सा मॉडल लगा आपको? सर हाइब्रिड। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब यस सर। चाहे आप रिसोर्स यूज करें, जब चाहे ना करें। चलिए, क्लाउड सर्विसेज कितने टाइप की होती है अब उसके बारे में बात करेंगे। क्लाउड सर्विसेज में सबसे पहले हमारे पास होता है IaaS, दूसरा होता है हमारे पास PaaS और तीसरा होता है SaaS। ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इंफ्रा, देखो नाम से पता लग रहा है कि हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द कैटेगरी में IaaS यूज होता है, जहां पे क्या है कि आप अपने रेंट को, मतलब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट कर सकते हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हो, रेंट कर रहे हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्लाउड सर्विसेज इसी को यूज करती है, जिसमें क्या है कि रेंट करना अपने सर्वर्स को, वर्चुअल मशीन्स को बना के देना, स्टोरेज प्रोवाइड करना, नेटवर्क देना। ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज देना, ऑपरेटिंग सिस्टम देना। ठीक है, ये सारा काम जो है IaaS सर्विसेज का है। सर लाइक प्रोवाइडर जैसे प्रोवाइडर करता है अपनी सारी सर्विसेज देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब डेटा सेंटर बनाएगा तो डेटा सेंटर में फिजिकल सर्वर लगाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी भी रखेगा, स्टोरेज लगाएगा, सारा कुछ करेगा। ठीक है, तो अब उन सर्वर्स को
यूज करने के लिए वो उनको रेंट पे देगा, तभी तो उसकी कॉस्ट निकलेगी। yes, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके सर्वर्स को रेंट पे लेंगे तो जो कॉस्ट है वो तब निकलेगी उसकी। ठीक है, क्योंकि एक सर्वर पे मल्टीपल वीएम्स चल जाती है। नॉर्मली क्या होता है, एक सर्वर पे एक ही बंदा काम कर सकता है नॉर्मल, अगर हम फिजिकल सर्वर की बात करें तो। लेकिन अगर हम वर्चुअल सर्वर की बात करें तो सर्वर तो फिजिकली एक रहेगा, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल सर्वर बन जाएंगे एज अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसी को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट ऑफ द जो रोल है वो वर्चुअलाइजेशन का होगा। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने कहा कि VMware हम यूज कर रहे हैं या Hyper-V यूज कर रहे हैं, तो ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं जिनको यूज करके आप अपने IaaS को क्रिएट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। राइट, yes sir, ये चीज समझ आ गई है आपको? yes sir, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो वर्चुअलाइजेशन है वो इसलिए पॉपुलर हो रहा है कि वहाँ इंस्टेंट कंप्यूटिंग हो रही है। इंस्टेंट कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया? इंस्टेंट कंप्यूटिंग का मतलब है कि आपने कहा कि मुझे 10 सर्वर चाहिए। ठीक है, तो 10 सर्वर की कोडिंग जो है वहां पे अवेलेबल है। तो जो बंदा बैठा रहेगा वहां पे क्या करेगा, वो 10 सर्वर में कितनी रैम लगानी है, कितना CPU लगाना है, उसका एक पर्टिकुलर मॉडल तैयार है वहां पे। समझ रहे हो? yes sir, जिसे कहते हैं कियोस्क, यानी एक मॉडल। ठीक है, वो मॉडल तैयार है। अब उस मॉडल के हिसाब से आप जितनी चाहे उतनी VMs तैयार कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे भाई फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, तो आपने कहा भैया मुझे टी शर्ट चाहिए, तो वो बोलेगा टी शर्ट किस साइज की दिखाऊं? तो आप बोलोगे उसको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, बोलोगे? yes sir, तो ये जो है स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, ये क्या है? ये उनके क्या है, कियोस्क है। समझ रहे हो? ये इनके पहले से बने बनाए फैक्ट्री सेटिंग करके रखे हुए मॉडल है, जो VMs के मॉडल है। एक VMs है जो नॉर्मल है स्मॉल साइज की, अगर मुझे उसको चाहिए तो मैं स्मॉल साइज चूज करूंगा। ठीक है, स्मॉल साइज की जितनी VM मैं लेना चाहता हूं तो ले सकता हूं। ठीक है, तो वो एक कैटेगरी बन गई। उसी तरह से एक्सेल साइज की कैटेगरी, अगर मुझे हाई एंड सर्वर चाहिए तो मैं जाऊंगा एक्सेल कैटेगरी में, अगर मुझे उससे भी हाई एंड चाहिए तो मैं जाऊंगा डबल एक्सेल में। समझ रहे हो मेरी बात को? yes sir, तो उसी तरह के मॉडल यहाँ बने बनाए हैं एज्योर पोर्टल में। तो जिस भी मॉडल को आप सेलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आप क्या है, उस रिसोर्स को ले सकते हो क्विकली। ठीक है ना, उसकी कोडिंग हुई भी है पहले से। ठीक है ना, और आप चाहो तो इंस्टेंट वो चीज आपको मिल जाएगी। आपने कहा कि मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसमें Windows 7 हो। ठीक है, आपने कंडीशन रख दी। फिर आपने कंडीशन रख दी मुझे उसमें वो भी चाहिए। आपने कहा कि भाई मुझे उसमें क्रोम भी चाहिए, तो गूगल क्रोम उसमें डला हुआ मिलेगा आपको। आपने कहा मुझे SQL सर्वर इंस्टॉल चाहिए, वो आपको मिलेगा। समझ रहे हो? तो yes, एक तो एक तरह का क्या हो गया, वो कियोस्क हो गया। उस तरह की कोडिंग होगी। अगर उस तरह के आपको 10 सर्वर चाहिए तो 10 सर्वर आपको मिल जाएंगे और इमीडिएट मिल जाएंगे, सर नो जो वेटिंग टाइम। सर्वर जैसे हम लेंगे सर, सपोज अगर हम डेटाबेस के साथ लेते हैं तो वो हम्म, कनेक्टिविटी ऑलरेडी बनी हुई होगी या उसके बाद भी हमें कुछ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी इसमें? देखो आपको सब कुछ बना हुआ मिलेगा, आपको चूज करना पड़ेगा उसको क्या चाहिए, उसके अंदर क्या सामान चाहिए। जैसे आप उस पे जाते हो ना समझ पिज्जा गया, वाले के पास, समझ तो गया, पिज्जा वाले में आप बताते हो टॉपिंग्स चाहिए, तो क्या यस, चाहिए मुझे? ठीक है, किस चीज़ की टॉपिंग्स चाहिए, तो आप उसको बस बता दोगे मुझे किस साइज का पिज्जा चाहिए, लार्ज पिज्जा चाहिए, स्मॉल पिज्जा चाहिए, टॉपिंग्स क्या चाहिए। ठीक है, और उसमें किस चीज़ की लेयर, चीज़ डबल चाहिए या कैसा सिंगल चाहिए, तो आपने बता दिया, एक बार चूज कर लिया, वो बन के रेडी हो जाएगा तुरंत ही। समझ रहे हो? यस, वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है ना, ये भी एक आपका खाना हो गया। आपने चूज कर लिया भाई ये चाहिए, तो सामने आपको परोस दिया उसने। तो ये इमीडिएट चीजें आपको मिल रही है। ठीक है ना, तो इसी को बोला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जो चाहिए आपको वो मिल रहा है वहां पे। ठीक है, सर्वर की एक कैटेगरी में आपको सर्वर मिल रहा है, फायरवॉल मिल रहा है, स्टोरेज मिल रहा है, जो चीज चाहिए वो आपको मिल रही है। आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें अपफ्रंट कॉस्ट की,
तो इसमें कोई अपफ्रंट कॉस्ट आपको नहीं लगेगी। यूजर पे करेगा जिस सर्विसेज को जितना वो कंज्यूम करेगा। ठीक है। सेकंड चीज, ओनरशिप की अगर हम बात करें, यूजर की ओनरशिप की बात करें, तो यूजर ही रेस्पॉन्सिबल होगा उस चीज को परचेज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। अगर वो कहता है कि भाई मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस मेरे पास है, तो लाइसेंस की कॉस्ट कम हो जाएगी, यस आप सर। खुद का लाइसेंस ले लीजिए। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है ना। तो वहां आपसे पूछेगा सीरियल नंबर है आपके पास, आपने कहा यस है मेरे पास, तो आप अपना यूज कीजिए, अगर नहीं है तो उसकी कॉस्ट पे करो। राइट। यहाँ पे पायरेटेड नहीं चलता। एक और चीज आप ये मत समझना कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना ही कोई विंडोज लाके उठा के डाल दूंगा पायरेटेड। ठीक है, वो इनवैलिड है। उस चीज को आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। वहां पे जो सर्वर्स रहेंगे वो रियल सर्वर रहेंगे और रियल इमेजेस रहेंगी, उन्हीं को यूज करके काम होगा वहां पे। अच्छा। आप कोई भी पायरेटेड चीजें इंसर्ट नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं है वो इंसर्ट नहीं कर सकते आप वहां पे। नहीं समझे? समझ जैसे गया आप सर। अपने लैपटॉप पे बहुत सारी पायरेटेड चीजें इंस्टॉल कर लेते हो, कर लेते हो, यस वो नहीं सर। चलेगा वहां पे। कोई थर्ड पार्टी टूल भी थर्ड यूज पार्टी टूल नहीं करके चल सकता। उसके लिए देखो, भी पे जिसका करना पड़ेगा? ट्रायल वाला चलेगा, लाइसेंस है, चलेगा, लेकिन क्रैक वाला नहीं चलेगा। नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। आपने कभी लीगल विंडोज का क्रैक है मेरे पास, उससे चलाना चाहता हूँ, नहीं चलेगा। ठीक है ना। क्लाउड क्लाउड जो प्रोवाइडर है उसकी ओनरशिप क्या रहेगी, वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो वर्चुअल मशीन्स वो प्रोवाइड कर रहा है, जो स्टोरेज वो प्रोवाइड कर रहा है, जो नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है, वो यूजर्स के लिए 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो। ठीक है। यूजर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? यूजर अपने सॉफ्टवेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। जो उसके अंदर काम करेगा, जो इंस्टॉलेशन करेगा, जिस चीज की एप्लीकेशन उसने परचेज की है, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। अगर उसकी एप्लीकेशन चलती चलती क्रैश हो गई, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्लाउड प्रोवाइडर कुछ नहीं करेगा उसमें। ठीक है ना। अच्छा सर, जैसे सपोज हमारा कोई सर्वर चल रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके लिए? देखो, सर्वर चल रहा है, उसके लिए तो रेस्पॉन्सिबल है कि वो सर्वर बंद ना हो, जी जी। उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा। लेकिन सर्वर के अंदर अगर आपकी कोई एप्लीकेशन क्रैश हो गई है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो। अच्छा, ठीक है सर। वो अपनी वर्चुअल मशीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अपने स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसकी नेटवर्किंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ठीक है सर। बाकी चीज के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके। ठीक है। आईएएस का यूज कहाँ पे कर सकते हो आप? आईएएस का यूज वहां पे कर सकते हो जैसे आपको वर्कलोड माइग्रेट करना है। भाई मान के चलते हैं भाई आपकी एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपकी बहुत ही ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन है जो 8 GB रैम पे नहीं चल पा रही है, और उसके लिए स्पेशलाइज किसी सर्वर पे रन करने की ज़रूरत है। ठीक है। या किसी ऐसी मशीन पे हैवी मशीन चाहिए, उसको मान के चलते हैं उसको 64 GB मशीन चाहिए। अब 64 GB रैम तो लगाओगे नहीं अपने लैपटॉप पे। यस सर। ठीक है। और उसके लिए हाई एंड प्रोसेसर चाहिए। उसने बोल दिया कि भाई 8 वे SMP प्रोसेसर चाहिए। तो 8 वे SMP प्रोसेसर कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते। ठीक है। तो 8 प्रोसेसर तो लैपटॉप में लगेगा नहीं, एक मुश्किल से लगता है। उसमें मांग लिया उसने 8 वे SMP, तो कैसे चलेगा? तो अब आप क्या करोगे, अपनी सर्विसेज को माइग्रेट करोगे वहां पे। यानी कि आप क्या करोगे, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको माइग्रेट कर दोगे अपना वर्कलोड सर्वर पे, क्लाउड के ऊपर। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आया आस यूज होगा। ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप किसी चीज को टेस्ट कर रहे हो या डेवलपमेंट कर रहे हो, किसी चीज को टेस्ट इन्वायरमेंट में कोई चीज आप चलाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला मॉडल काम में आएगा। ठीक है ना। तीसरी यस सर। चीज
किसी वेबसाइट को अगर आप होस्ट करना चाहते हो, होस्टिंग में भी काम आ सकता है ये। बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, तो वो अपना क्या है, परचेज करते हैं क्या, वेब होस्टिंग, तो वो किसी ना किसी सर्वर पे रखते हैं अपना, या फिर अगर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है तो खुद का सर्वर लगाएगा और फिर उस पे वेबसाइट्स लोड वो होस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, तो जैसे गोडैडी वगैरह प्रोवाइडर से आप जाके कांटेक्ट करते हो, तो आपसे पैसा परचेज कर, मतलब पैसा आपको मांगते भी है, 1 GB का इतना देना पड़ेगा पर मंथ, 1000 रुपये, ठीक है, या 2000 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर, वहां से ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो फिर आप क्या करोगे, इस तरह की सर्विस को यूज़ करके अपने रिसोर्स को वहां पे माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है, वहां पे खुद का इंडिपेंडेंट सर्वर लेके वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो आपकी वेबसाइट 24/7 चलेगी। आपको लगता है कि मेरे वेबसाइट पे वर्कलोड ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में माइग्रेट कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा चौथा सिनेरियो जो रहेगा वो रहेगा स्टोरेज का, बैकअप और रिकवरी का। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बैकअप का कोई प्रोविजन नहीं है, और जो आपका बैकअप है वो लोकल सर्वर पे ही स्टोर होता है, या लोकल सर्वर पे टेप ड्राइव लगा के आप बैकअप लेते हो, ठीक है, तो टेप ड्राइव जो है वो काफ़ी ओल्ड हो जाती है, और आजकल टेप ड्राइव चलती भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप हार्ड डिस्क पे बैकअप लेते हो तो बड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो कुछ समय बाद क्या है, काम नहीं करती, तो आपका जो बैकअप है वो बेकार हो जाता है। मतलब अब बैकअप रखा रखा है, कई साल हो गए, हार्ड डिस्क लगा ही चली नहीं, तो बैकअप को रिस्टोर नहीं कर पाते हो आप। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क, ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो है तो वो क्रैश हो जाती है, या उनमें कट कट की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बैकअप एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कंपनीज के पास। दूसरी चीज़ क्या है कि बैकअप अगर वो रखती है तो उसको बहुत सारी हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ती है, और इस इतनी सारी हार्ड डिस्क को स्टोर करके कहाँ रखी जाए। ठीक है, अगर सर्वर पे लगातार चला दिया उनको, तो वो क्या हो जाती है, वेयर आउट हो जाती है, हार्ड डिस्क खराब हो जाती है जल्दी ही। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन है कि भाई आप बैकअप सर्विसेज के लिए आप कहाँ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के पास जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या है, बैकअप रिकवरी के लिए सर्वर यूज या स्टोरेज परचेज कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। आप अपने हिसाब से सर्वर की कॉस्ट को तय कर सकते हो कि भी कितने कॉस्ट का सर्वर आपको लेना है, कितना स्टोरेज आपको चाहिए। ठीक है, इसमें आपको प्रीमियम हार्ड डिस्क मिलती है, जिसके अंदर जो बैकअप है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और बैकअप प्रोविजनिंग जो है वो सीमलेसली कंप्लीट हो जाती है, इसमें विदाउट कोई एरर जो है बैकअप आपका आ जाता है। ठीक है, जबकि ट्रेडिशनल बैकअप अगर हम लेते हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारा फायदा होता है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में अगर आप स्टोरेज ले लेते हैं, बैकअप रिकवरी यूज करते हैं, तो ईजिली आप रिकवर भी कर सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप बैकअप से रिकवरी भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर जो है वो IaaS के हैं। समझ आ गया। यस सर। इसके बाद देखो, जो हम सेकंड चीज पे जाएंगे, PaaS, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। देखो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, देखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस तो हमारे पास है ही, साथ में क्या है, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो, पास इज कवर द आस, पास जो है वो आस को कवर करता है, यानी कि पास के अंदर आस होता ही है। समझ रहे हो, इंफ्रा होता ही है, यानी कि इंफ्रा के साथ साथ क्या चीज और मिलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेवलपमेंट के टूल्स, जो हम रेडीमेड प्रोवाइड करेंगे यूजर्स को। ठीक है, प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है। हम नहीं चाहते अपनी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करना। अगर हम अपनी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या है, पूरी टीम बैठानी पड़ती है, साथ ही साथ हमें इंफ्रा भी लगाना पड़ता है, और उसके अलावा हम पर्टिकुलर हर एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर सिनेरियो के साथ जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, आप यूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको
इंफ्रा की कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब हाई कॉस्ट होते हैं, जिनको हम टेस्ट करके अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो है आपको इनबिल्ट आपको मिल जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको वो सारे डेवलपमेंट के टूल बने बनाए मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको अपने एम्प्लॉयज को हायर करके सिर्फ वहां पे बैठाना है और बस उससे बोलना है कि आप कोडिंग कीजिए, बाकी काम हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो काम है आपका वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट। जैसे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना, ठीक है, कोई पैकेजिंग करना सॉफ्टवेयर की, ठीक है, एंड यूजर तक उसे पहुंचाना, वो सारा काम इसके अंदर हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज सर्विस में, ठीक है। सॉफ्टवेयर को ऑटोमेशन करना, वो सारा काम इसमें अंदर हो जाता है, ठीक है ना। क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो बताएं हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, चलो बताओ। सर वेब एप्लीकेशन के लिए तो हमारे पास ये PSS चाहिए ना, इसमें डेवलपमेंट टूल्स वगैरह सारा आएगा सॉफ्टवेयर हाँ के लिए। देखो, सबसे देखो मैं बताता हूँ आपको, वेब डेवलपमेंट के लिए कोई भी आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राइट। फिर आपको चाहिए एक वेब सर्वर, यस बिल्कुल। सर। फिर आपको चाहिए सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेशन टूल्स जिनको वो यूज करे, राइट। यस सर। और उसके बाद उसका दिमाग चाहिए, तभी वो तो काम करेगा IS यानी कि चाहिए। मैन पावर चाहिए, ठीक है, तब आप उसको बना सकते हो। अब ये सारी चीजें आप किससे परचेज कर सकते हो? क्लाउड प्रोवाइडर से, पे एज यू गो मॉडल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरनेट को कनेक्ट करके। तो इसमें अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होंगी। पहली चीज अपफ्रंट कॉस्ट की बात करते हैं, तो अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होगी इसमें। यूजर को कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लगानी है, उसको सिर्फ पे एज यू गो मॉडल पे काम करना है, जितना कंज्यूम करेगा उतना ही पे करना है, राइट। सेकंड चीज बात करेंगे यूजर की ओनरशिप की, कि यूजर किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। यूजर जो होगा रेस्पॉन्सिबल होगा डेवलपमेंट के लिए, जिस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है सिर्फ उसी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा। वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसके लिए? सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, फायरवॉल के लिए या नेटवर्किंग सर्विसेज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट की जो एप्लीकेशन जिसका डेवलप कर रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। सेकंड चीज अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसकी ओनरशिप क्या होगी, तो क्लाउड प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज नेटवर्क सेटअप करने के लिए, नेटवर्क के अंदर जो सर्विसेज चल रही है, जो कॉन्फ़िगरेशंस चल रहा है, इंटीग्रेशन टूल्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई VM चल रही है उसके लिए हो गया, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स के जो टूल है उनको इंस्टॉल करना, डेटाबेस को मैनेज करना, ठीक है, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए क्लाउड प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। बात समझ आ गई? यस सर। अब हम बात करेंगे कि भाई किस सिनेरियो में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरह के सिनेरियो जिसमें आप यूज कर सकते हो। पहला है डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। भाई किसी भी चीज को आप डेवलप करना चाहते हो तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। मान के चलते हैं कि कोई बंदा चाहता है कि भाई ये एक्सेल पे काम करूं, ठीक है, और एक्सेल के अंदर कोई प्रोग्राम डेवलप करके कुछ बनाना चाहता है वो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसको प्रोवाइड कर सकते हो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल, जिसके थ्रू वो क्या है, बिल्ट इन एप्लीकेशन पे काम करेगा, कोडिंग करेगा वहां पे और उसको रन करेगा प्रोग्राम को, और क्लाउड के फीचर्स को यूज करके अपने सिस्टम को स्केल कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है, उसको टेस्ट करके बिल्ड कर सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट उसको बने बनाए वहां पे मिलेंगे, बस उसको यूज करके काम करना है, ठीक है। तो बाकी वो उसको आगे जाके स्केल करना ये सारे काम कर सकता है। मल्टी टेनेंट को यूज कर सकता है वो, ठीक है।
उसका सारा काम जो है, सारा जो फोकस है वो डेवलपमेंट पे और कोडिंग पे रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला मॉडल। दूसरा मॉडल हो गया एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस। इसमें भी इस मॉडल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एनालिटिक्स जानते हो आप? सर जो एनालिस्टर होते हैं ना सर, जो एनालिस्ट करते हैं सारे, मतलब एक तरह से बोला जाए तो पूरा देख रेख करते हैं, बनाते हैं जो, हम्म। वो कहते हैं देखो, ना। एनालिटिक्स जो होता है बेसिकली किसी भी चीज को, जैसे हम डिजाइन कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक वही है, वही बनाना है किसी चीज को। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई उसके अंदर क्या क्या कमी होगी, वो एनालिटिक्स होता है उसका। ठीक है, भाई उसके अंदर भाई हम कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो यूजर उसको किस एंगल से देख रहा है, उसका एनालिटिक्स निकाले वो पूरा। ठीक है ना भाई, उसकी ग्लोबल रीच कितनी हो रही है प्रोडक्ट की, कितने कस्टमर उसे देख रहे हैं एक टाइम में, ठीक है, आपका प्रोडक्ट सही से चल भी पा रहा है नहीं चल पा रहा है, ये सारे एनालिटिक्स होते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज इसके अंदर आती है बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप क्या है कि अपने सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, ये होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे पावर बीआई नाम सुना होगा आपने, यस सर। तो वो सब जो है इसके ऊपर काम करेगा। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वो चीज है। ठीक है ना, तो इन चीजों पे वो फोकस करती है, एक तो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और दूसरा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है ना, इन चीजों के लिए आप यूज करोगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है ना, यस सर। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, ठीक है, तमाम तरह की चीजें हैं इसमें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल की, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि यस भाई सर। यहाँ पे ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। अब देखो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये देखो सास, इसके अंदर देखो ये भी है, पास ये भी इसके अंदर अवेलेबल है। और सास क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, किसी एप्लीकेशन को डायरेक्टली यूज कर रहा है या किसी एप्स को यूज कर रहा है डायरेक्टली। सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑफिस 365 इसका, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का। आप क्या करते हो, एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ऑफिस 365 का, और उसके अंदर आप क्या यूज करते हो, तमाम तरह के एप्स, जैसे कि आपने कहा वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे, जैसे स्काइप फॉर बिजनेस है, ये सब यूज कर सकते हो। और भी उस टूल्स डेली उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, डिजाइनिंग के, एप्लीकेशन के, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस के, ये सारे टूल्स उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। इसके बाद ईमेलिंग का काम कर रहे हो आप, कैलेंडर मैनेज कर रहे हो, ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं, एक सब्सक्रिप्शन से ही मैनेज कर पा रहे हो। यानी कि यूजर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, उस सब्सक्रिप्शन को यूज करने के लिए। यूजर किसी भी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बस अपना वो एप्लीकेशन जो है उसको यूज करेगा बस वो, ये एंड यूजर के लिए। तो आपने क्या किया, ऐसे SaaS को यूज किया और एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको आपने सेंट्रलाइज होस्ट कर दिया अपने एंड यूजर्स के लिए। कहां पे होस्ट किया, क्लाउड के अंदर। ठीक है, और आपके यूजर क्या कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ओवर द इंटरनेट, यानी कि उस क्लाउड सर्विसेज को यूज करके काम कर रहे हैं, और वो कॉमन फीचर उसके यूज कर पा रहे हैं, जैसे ईमेल, कैलेंडरिंग, ऑफिस टूल्स। ठीक है ना, ये सारे आप यूज कर रहे हैं। ये ऑफिस 65 की बात कर रहा हूँ। इसका और एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया। ड्रॉप बॉक्स सुना होगा नाम आपने, सर नाम सुना है। ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप देखो सबसे पॉपुलर है, तो व्हाट्सएप भी क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही है मॉडल। ठीक है ना, तो जितने भी एप्स हैं वो इसी मॉडल के अंदर आ रहे हैं। आप फोन पे यूज कर रहे हो, पेटीएम यूज कर रहे हो, ये सब कौन सा यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। यस। फेसबुक वगैरह हो गया, वो सब इसी से हैंडल होती है। ठीक है, तो बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है किसी चीज का।
ठीक है ना। अब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का अगर वो चार्ज लगाने लगे हर यूजर से तो कितना टर्नओवर हो जाएगा उनका, बोलो। यस सर, व्हाट्सएप के तो बगैर तो कुछ भी नहीं है सर। है ना। यस तो सर। अगर सबसे 1-1 रुपया भी लिया डेली का तो कितना हो जाएगा बताओ, बहुत हो जाएगा। यस सर। करोड़ों यूजर्स उसके एप्स को यूज कर रहे हैं यार। यस सर, 90% तो यूज कर ही रहे हैं सर। हाँ ठीक है। अब इसमें देखना है कि भाई अपफ्रंट कॉस्ट क्या होगी। यूजर के लिए कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं। आप ऐप यूज करते हो व्हाट्सएप तो आपको अपफ्रंट कॉस्ट लगती है, नहीं लगती। आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, इसमें वो भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप क्लाउड प्रोवाइडर की हिसाब से सोचो तो हर यूजर को एक सब्सक्रिप्शन मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। यस सर। और वो मंथली या उसे एनुअली पे कर सकता है। जैसे कि हम कहते हैं नेटफ्लिक्स है जैसे, तो नेटफ्लिक्स हो गया, तो नेटफ्लिक्स में क्या हो गया, नेटफ्लिक्स क्या है, एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हर यूजर को वो कुछ ना कुछ उसमें दिखा रहा है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लगा रहा है वो, राइट। यस सर। फ्री टीवी से। चैनल्स जो हैं सारे उसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। कोई वेब सीरीज चल रही है, कभी कुछ चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि उसके अंदर जो सर्विसेज है उनको बढ़ाता जा रहा है और फिर उसके चार्ज ले रहा है, ठीक है ना। अमेजोन भी तो ऐसे ही कर रहा है। अमेजोन जो ये दे रहा है ना टीवी पे, क्या कहते हैं उसको, जॉयस्टिक। अमेजोन वो नहीं दे रहा है, क्या कहते हैं उसको, जॉयस्टिक टाइप का दे रहा है प्राइम सर। मेंबरशिप। अच्छा। अमेजोन जो प्राइम मेंबरशिप दे रहा है तो वो ये इसीलिए तो कर रहा है वो। तो वो भी कैसा मॉडल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल ही है। यूजर्स को सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं और उससे काम चला रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि यूजर ओनरशिप क्या रहेगी। यूजर उस एप्लीकेशन को यूज करेगा लेकिन वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कतई नहीं है और उसके मेंटेनेंस के लिए कतई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना। बात करेंगे क्लाउड प्रोवाइडर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगा। क्लाउड प्रोवाइडर एवरीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, लाइक प्रोविजन करना, उसको मैनेजमेंट करना एप्लीकेशन का, उसका मेंटेनेंस करना, ठीक है। सब चीज के लिए अवेलेबल, मतलब सब चीज के लिए वही रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई डाउन टाइम होता है तो यूजर्स को पहले बताना पड़ेगा कि मेरी एप्लीकेशन इस दिन डाउन टाइम रहेगी इतने दिन तक, ठीक है। तो एवरीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो। तो आप देख सकते हो सैस के अंदर देखो सारा आ रहा है, ये देखो इंफ्रा भी आ गया, प्लेटफॉर्म भी आ गया और सॉफ्टवेयर भी आ गया, ठीक है ना। अगर इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा मतलब बेटर कौन सा है। सर सबसे ज्यादा बेटर मेरे को वैसे तो सैस लगा, पर सैस की कॉस्टिंग ज्यादा होगी ना फिर, हम्म। क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें यूजर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करेगा, पे करेगा, बाहर होगा। बिल्कुल, ये टोटल प्राइसिंग पे डिपेंड है। यस सर, जो उसकी सैस कॉस्टिंग। मॉडल है वो फोकस कर रहा है प्राइसिंग के ऊपर। यस सर। देखो पास मॉडल फोकस कर रहा है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और जो आस मॉडल है वो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यस तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो मेन पॉइंट निकल के आ रहा है, IaaS इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल क्लाउड सर्विस। ये फ्लेक्सिबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल फोकस जो है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, ये सॉरी उसके ऊपर सर। फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करना, ठीक है। हार्डवेयर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन वो सारी चीजें। पास जो है वो प्रोडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एप्लीकेशन जल्दी डेवलप हो जाए, ठीक है। यूजर को बाकी चीज से फोकस ना करा के बस उसे काम पे फोकस रखे, ठीक है। उनकी जो टीम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन सभी टीम्स को एक साथ लाना और एक साथ उनको क्या किया उस प्लेटफॉर्म पे ले आना काम करने के लिए फोकस करना। और SaaS मॉडल टोटल प्राइसिंग या सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, ठीक है। तो ये तीनों में क्या है डिफरेंसेस है। तो एग्जाम में बस यही चीज पूछा जा सकता है आपसे, एक चीज के 4 ऑप्शन होंगे उसमें आपको बस निकालना है किसमें क्या चीज है। तो वही ये ध्यान रखना, आंसर वही है, देखो आयस में फ्लेक्सिबिलिटी, पास में प्रोडक्टिविटी, सास में पे एज यू गो प्राइसिंग, यस। ठीक है। तो कंपैरिजन हर बार कराएगा आपको, बस आपको यही ध्यान रखना है इसमें।
अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और कंपैरिजन करेंगे आगे इसका। देखो अब यहाँ पे देखो आस मॉडल जो है उसमें आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में देखो जो प्रोवाइडर है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखो जो आप ये देख रहे हो नीचे वाले जो डार्क हो रहा है ये इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वर्चुअलाइजेशन वो देखेगा, सर्वर वो देखेगा, स्टोरेज वो देखेगा, नेटवर्किंग वो देखेगा। ठीक है। और यूजर क्या देखेगा इसमें? एप्लीकेशन, डेटा, कोई भी चीज रन कर रहा है एप्लीकेशन, रन टाइम, मिडलवेयर जो भी वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या मिडलवेयर यूज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ इसके। एडवांटेज क्या क्या है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर के या प्लेटफॉर्म के? इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इसमें हमें कुछ चीज़ें जो है खुद से खरीदनी पड़ रही है, जैसे ओएस हो गया, डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हम हो गए, एप्लीकेशन के लिए भी हमें पैसा पे करना पड़ रहा है, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए भी हमें पे करना पड़ रहा है। ये हमारा एक तरह से सर ये एडवांटेज में भी आएगा और एडवांटेज में भी आएगा। देखो डिसएडवांटेज तो इसका है मैनेजमेंट। क्यों मैनेजमेंट? क्योंकि देखो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी। तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, एक तरह का इस तरह का मॉडल हो गया जिसमें यूजर को और क्लाउड प्रोवाइडर को दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। आदि है ना सर। ठीक है। थोड़ी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी को लेनी पड़ रही है। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट करना इसका वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, एजिलिटी इसके अंदर है, कंजम्पशन बेस्ड ये मॉडल है, कोई ज्यादा डीप स्किल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्लाउड के सारे बेनिफिट आप यूज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सारे एडवांटेज है इसके। डिसएडवांटेज यही है कि इसको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो सकता है मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि यूजर को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इसके लिए कुछ हद तक, 50%। ठीक है ना। सेकंड अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए, तो बताओ इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज। सर इसमें 80% जो है मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हमारा वो है सर्विस प्रोवाइडर, और 20% हम, क्योंकि हम इसमें एप्लीकेशन हम खुद यूज कर रहे हैं और डेटा स्टोरेज का हमारा खुद का है, और बाकी सारा इनका रन टाइम, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है। तो इसमें हमारा थोड़ा कॉस्टिंग थोड़ा इसमें ज्यादा लग सकता है इसमें हमारा। देखो इसके डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि भाई जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो सारी चीजें दे तो रहा है, आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म दे तो रहा है, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है क्या वहां पे रन हो सकती है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन चले ना उस एनवायरनमेंट में। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या हो रहा है कि हम डिसाइड कर रहे हैं ना एप्लीकेशन के बारे में, तो एप्लीकेशन और डेटा तो हमारे हैं ना, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो हो सकता है कि क्या उस प्लेटफॉर्म पे वो बेस्ट रहे या ना रहे, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा लोड कितना है, किस हिसाब से वो एप्लीकेशन चलेगी वहां पे। नहीं समझे? समझिए सर। तो प्लेटफॉर्म लिमिटेशन इज डिसएडवांटेज। हर तरह का प्लेटफॉर्म वहां नहीं मिल पाएगा। नहीं समझ रहे हो? समझिए सर। मान के चलते हैं कि भाई आपको चाहिए यूनिक सर्वर, अब यूनिक सर्वर तो भैया बहुत पुराना है, वहां पे तो नहीं चलेगा। आपने डिमांड कर दी विंडोज एक्सपी की, विंडोज एक्सपी अवेलेबल नहीं है क्लाउड के ऊपर, बताओ क्या करोगे? आप बोलोगे भैया मेरी जो प्रिंटिंग सर्विसेज है वो एक्सपी यूज करती है, फिर क्या करोगे? तो मिली, तो हो गया ना डिसएडवांटेज आपके लिए। तो वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वहां पे नहीं मिल पा रहा है। नहीं समझे? तो समझिए। प्लेटफॉर्म लिमिटेशन इज बिग डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, एजिलिटी इसके अंदर होती है, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है, स्किल्स की जो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे इतनी, क्लाउड के सारे बेनिफिट हम उठा रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ हद तक अगर हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो हमारा डिसएडवांटेज बन सकता है। राइट। अब तीसरी मॉडल की बात करेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। अब इसमें देखो सारा क्या है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइडर, आप तो कुछ मैनेज नहीं कर रहे हो।
यस सर। तो इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, बताओ। सर इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि मतलब जैसे आपने सर पीएस में बताया ना कि अगर इसमें भी हमें कोई ओल्ड जैसे यूनिक्स वगैरह ओल्ड सॉफ्टवेयर नहीं चला तो बाकी तो इसमें तो यूजर तो एज पे एज यू को चलाएगा। ठीक है, बाकी अगर इसमें भी अगर वही प्रॉब्लम आई तो जैसे यूनिक्स का एक्सपी वगैरह नहीं चला या कोई ओल्ड नहीं चला, बस यही हो सकता है सर। देखो क्या हो रहा है कि वो सॉफ्टवेयर सर्विस आपको दे रहा है, राइट। यस अब सर। काम तो एंड यूजर को ही करना है। यस सर। क्या वो एंड यूजर उस हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे प्रॉपर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं काम कर पाया तो ये एक बिग डिसएडवांटेज हो जाएगा हमारे लिए, समझ रहे हो? तो सर कैसे यूजर यूजर हमारी एप्लीकेशन के साथ रिएक्ट करता है। आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन बना दी, यूजर को पसंद ही नहीं आई। नहीं समझ रहे हो? यस सर। अब देखो, स्टार्टिंग में जब पेटीएम बना था तो यूजर्स को पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसमें क्या है, मोबाइल का रिचार्ज होता था पहले, आपने सुना होगा। पेटीएम जो था मोबाइल का रिचार्ज हो, फिर बाद में उसमें यू टर्न कैसे आया, जब पेमेंट सर्विस उसके अंदर लगी, क्यूआर कोड वाली, समझ रहे हो? तो उसने उस चीज को चेंज किया ना अपने सॉफ्टवेयर को, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ठीक। सॉफ्टवेयर लिमिटेशन हो गई। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ऐसा है कि जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर एंड यूजर को दे रहे हैं हम काम करने के लिए, अगर उसने नकार दिया पूरी तरह से तो बेकार हो जाएगा। तो ठीक है इसके लिए ना? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या यस। इनको। ये सबसे बिग डिसएडवांटेज है। एडवांटेज यही है, कैपिटल नहीं लग रही, एजिलिटी है आपके पास, ठीक है, पे एज यू गो मॉडल यूज कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी है यूजर्स के लिए, एप्लीकेशन डिजाइन करना सब कुछ हो रहा है। सॉफ्टवेयर के लिए बस यही है कि भाई सॉफ्टवेयर चले ना चले आपका, आपने किसी प्लेटफॉर्म के लिए तैयार तो कर दिया लेकिन यूजर्स ने नकार दिया उसको, ठीक है ना? तो वो डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन कंपनी मतलब जब चलती है तो चलती है, मतलब ऐसे ही तो है नहीं कि भाई सभी यूजर उसको यूज करेंगे, बहुत सारे यूजर उसको यूज नहीं भी करते हैं, ठीक है ना? अब ये देखो, नेटफ्लिक्स कितने लोग यूज करते हैं नेटफ्लिक्स को, लेकिन फिर भी चल रहा है। इंडिया में कम चल रहा है, बाकी विदेशों में चल रहा है ज्यादा, चल तो रहा है वो, ठीक है। तो वही चीज है उसमें, वही उसके अंदर क्या चीज फीचर लेके आ रहा है, वो आपको डिपेंड करेगा कि भाई आपकी डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से बनाओगे आप उसे। सर फिर तो अगर हम डिमांड के हिसाब से नहीं बनाया तो बेकार हो गया। हम्म। सर इसके रिगार्डिंग तो फिर हम पीएसएस यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम अपना खुद का एप्लीकेशन बनाएंगे और अपलोड करेंगे और उसको चलाएंगे। हम्म। देखो इसमें सारी चीजें मिल रही है आपको, बस आपको सॉफ्टवेयर को रन करना होता है बस। और सर सॉफ्टवेयर एज सर्विस में हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर नहीं अपलोड कर सकते बना के? किसमें? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हम अपना आप खुद का वही सॉफ्टवेयर बना के। देखो, खुद का सॉफ्टवेयर बना के तो रन करने की बात हो रही है। भाई आपने एज़्योर पे अकाउंट बना लिया, यस सर। ठीक है। अब आपने क्या किया, उसने अब क्या, उसने अब आपको क्या दे दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया भाई आपको, उसने दे दिया क्या, मेल सर्वर दे दिया आपको, या कुछ भी दे दिया। अब अगर वो हमारे लिए काम का होगा तो हम यूज करेंगे, नहीं तो नकार देंगे उसको, ठीक है। यस सर। अगर किसी को आदत है वो ओपन ऑफिस की, और वो एक्सेल यूज नहीं करना चाहता हमारे वाला माइक्रोसॉफ्ट का, तो ना करे यूज ठीक है ना, वो खुद का डिजाइन कर लेगा कोई, तो उसके सही है, सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा तो सॉफ्टवेयर सर्विस में खुद का भी वो डिजाइन करके अपलोड कर सकता है ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो सॉफ्टवेयर, देखो इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें हम अपना एप्लीकेशन खुद डेवलप करके उसे हाँ अपलोड कर क्लाउड के सकते पास रन कर रहे हैं, राइट। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर ही एक ऐसा एप्लीकेशन हमें दे रहा है जिसके ऊपर काम करना है हमें। जैसे ऑफिस 365 हो गया, वो आपको दे दिया भैया काम करो, तो आपने काम कर रहे हो और डेटा भी वहीं सेव कर रहे हो। नहीं समझ रहे हो? हैं। कहीं यस सर। दूसरी जगह जरूरत पड़ी तो आप दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के वहां डाउनलोड करके वहीं पे काम करने लगे। नहीं समझ रहे हो?
यस सर, यस सर। वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल हो गया। सॉफ्टवेयर जिसको यूज करने के आप पैसे दे रहे हो, नहीं समझ रहे हो? समझ गए। चलो कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। व्हाट आर द कॉमन सम बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज? ये तो बता ही दोगे आप। सर क्लाउड नीरा का आप बोलो। फर्स्ट बेनिफिट है तो हमें कोई जैसे डेटा सेंटर में इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा और हमें क्लाउड पे मिल जाएगा, तो इसमें प्राइसिंग का कम होगा और थ्रू इंटरनेट हम इसको यूज कर सकते हैं कहीं से भी। देखो सीधी बात है, कोई भी जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें कुछ पॉइंट है जो बताना है। पहला चीज, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला पॉइंट यही रहेगा। एजिलिटी, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, फ्लेक्सिबिलिटी, समझ रहे हो? यस सर। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, ठीक है, नो ग्रेटर स्किल्स रिक्वायर्ड, नो डीप स्किल्स रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें मतलब जो है वो क्लाउड के लिए आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ले सकते हो। अपफ्रंट कॉस्ट नहीं पड़ती, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। यस। विच ऑफ द क्लाउड मॉडल प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? बताओ कौन सा आई मॉडल जो है आई फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबिलिटी तो ये तो आई पता ही है आपको। हाँ, स्ट्रक्चर इज मस्त। अच्छा चलो वो तो आपने बता दिया। अब मुझे बताओ, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड, तीनों में से फ्लेक्सिबल कौन है? सर तीनों में से फ्लेक्सिबल हमारा हाइब्रिड है। नहीं राइट, हाइब्रिड है ना। राइट। हाइब्रिड। तो इसमें जो पूछा गया था ये हाइब्रिड के बारे में पूछा गया था, ठीक है। You need to run two types of application. Legacy application require specialized hardware. Newer application running commodity hardware. Which development model is best for you? बताओ। सर इसमें हमारा बी होगा, न्यूअर एप्लीकेशन रनिंग। हम्म, बी लग रहा है मेरे को इसमें। बी नहीं, इन दोनों में से नहीं बताना है आपको, इसमें आंसर नहीं दिया है। आंसर मेरे को लगा सर ये आंसर। दो तरह के एप्लीकेशन आपको बताए गए हैं कि भैया हमारे पास कुछ लीगेसी एप्लीकेशन है। लीगेसी का मतलब है कि जो पुराने प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, जो विंडोज एक्सपी पे चल रहा है, जी ये विंडोज 98 पे चल रहा है कोई एप्लीकेशन, समझ रहे हो? सर। और उसके साथ क्या है, डॉटमेटिक प्रिंटर कनेक्ट है। तो डॉटमेटिक प्रिंटर क्या है? पुराना हार्डवेयर है, स्पेशलाइज है, लीगेसी एप्लीकेशन है, उसी पे काम करेगा। दूसरी चीज है कि नया एप्लीकेशन रन होगा और उसके लिए कमोडिटी हार्डवेयर चाहिए। बताओ सर नए हार्डवेयर में तो हमारा वो चलेगा ना कौन सा वो। क्लाउड मॉडल सूट करेगा आपको? सर पी एस एस क्लाउड मॉडल सर। सर पी एस एस। पक्का? हाँ सर मेरे को तो पक्का लग रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विस में तो जो वो हमें देगा वही हम यूज कर सकते हैं ना। और हम्म, पैस में हमारा जो है डेटा और एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर वो चले ना चले उसका कह नहीं सकते सर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ओल्ड वर्जन का यूनिक्स हमारा नहीं चला यूजर, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम्म। मेरे को ऐसे ही लग रहा है सर। चलो मुझे बता देना इसका ठीक आंसर क्या होगा, ठीक ठीक है, है। ढूंढना। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें, इसी में मिल जाएगा कहीं ना कहीं तुम्हें। चलो फिर आज के लिए इतना करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट मॉडल चलेगा आपका।
कोर सर्विसेज बड़ा है मॉड्यूल, ये ज्यादा बड़ा। 3 दिन लगेंगे शायद, 2 दिन तो लग ही जाएंगे। चलो मैं आपको जो है ना स्लाइड भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर सैटरडे संडे ही क्लास कराएंगे ना सर?